नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया नया मंत्र। राम से राष्ट्र तक नक्सलवाद के खात्मे का लिया संकल्प। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। एक दिन में अमित शाह ने 3 जनसभाओं को किया संबोधित। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी और प्रियंका ने संभाला मोर्चा। दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गोली से नहीं बल्कि फेफड़े के फटने से गई जान। कांग्रेस ने बताया पॉलिटिकल मर्डर। मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर आए उद्धव और राज ठाकरे। तो 4 नवंबर को बंगाल में ममता बनर्जी भी करेंगी आंदोलन की शुरुआत। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 10 लोगों की गई जान। एकादशी पर ज्यादा भीड़ जुटने से हुआ हादसा। पीएम मोदी ने जताया दुख। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। वहीं उन्होंने कहा कि भारत आज नक्सलवाद और माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी ये राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। राजीव सर, आज छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने एक नया मंत्र दिया, राम से राष्ट्र तक। क्या संदेश दे गए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, विकास दे रहे हैं, जागृति फैला रहे हैं, लोगों को देश के साथ जुड़ने के लिए, यानी पहले जो जुड़ाव था उसे और मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से एक प्रेरक व्यक्तित्व बनकर उभरे हैं, उससे लगता है कि आगे के आने वाले समय में देश के लोग यहां पर निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उसके साथ ही उन्होंने जो बात कही, राम और राष्ट्र की बात कही, जो बात उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कही। आजकल नक्सलवाद की चर्चाएं कम हो गई, चुनावी चर्चाएं मीडिया में ज्यादा चल रही है, लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरीके से अमित शाह ने नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार ऑपरेशंस चलवाए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ जो टारगेट में था, छत्तीसगढ़ में लगभग नक्सलवाद खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। वहां पर कई नक्सलवादियों ने सरेंडर किया, कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, महिला नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। वहां से चलता हुआ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगहों पर स्थितियां ऐसी हो गई है कि आज माओवादी गुट में 2-2 विचारधाराएं चलने लगी है। ये एक सरेंडर करने के लिए तैयार है और दूसरा अभी भी थोड़े बहुत अपनी बची हुई ताकतों के साथ संघर्ष करने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन आजकल जो स्थितियां पनपी है, नक्सलवादियों को अब यह समझ आ गया कि अगर हम सरेंडर नहीं करते हैं तो आतंकवादियों की तरह हमें भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां कश्मीर के आतंकवादियों को पहुंचाया जाता। इसलिए यह छत्तीसगढ़ में सिर्फ बदलाव की बात नहीं है, पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर जो नक्सलवादियों के लिए जमीन और वहां पर ट्रेनिंग कैंप हुआ करते थे, वो उजड़ चुके हैं और एक बड़ा इंटरनल थ्रेट जो भारत को होता था, उससे भी अब मुक्ति मिलती दिखाई पड़ रही है। खबरों में अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सभी दिग्गज प्रचार के मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। आज बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रचार में जेपी नड्डा और अमित शाह ने मैदान में उतरकर जमकर पसीना बहाया। जेपी नड्डा ने आज सिवान के गोरियाकोठी और मुजफ्फरपुर के औराई में 2 जनसभाएं की। वहीं अमित शाह ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। शाह ने गोपालगंज में वर्चुअली चुनावी सभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर पाया। अपने भाषण में अमित शाह ने जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही बंद पड़े चीनी मिलों को चालू कराने का वादा भी किया। विपक्ष की तरफ से मामला ठंडा ही रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली पहले कैंसिल हो गई तो तेजस्वी यादव ने वर्चुअली रैली की।
तेजस्वी ने कहा कि वो सभा में नहीं पहुंच सके, लेकिन लोगों से आशीर्वाद जरूर मांगा। चुनाव प्रचार में जो एनडीए की तरफ से दिग्गज लगातार पसीना बहा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन पिछड़ रहा है। देखिए, महागठबंधन भी चुनाव प्रचार कर रहा है, उनके नेता भी, ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। इंपैक्ट की बात होती है। जो बिखरा हुआ गठबंधन है, जो एक एनडीए में कोऑर्डिनेशन है, वो महागठबंधन में दिखाई नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। महागठबंधन के अंदर भी तेजस्वी यादव के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर किसी और क्षेत्र में लोगों को अपने साथ जोड़ सके। सबके अपने अपने दड़बे हैं, कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इसलिए महागठबंधन का चुनाव प्रचार में भी एनडीए से थोड़ा पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी केवल प्रचार से प्रभावित नहीं होती है। वहां पर स्थितियां, जो सामाजिक समीकरण बदले हैं बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार का अपना बेस है, जो काम उन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी का बेस है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स, केवल कार्यकर्ताओं नेताओं की बात नहीं की जा रही है, जिसका सेंटीमेंट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा सीटें भाजपा को मिले। जनता दल यूनाइटेड के नेता इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि पिछली बार का बदला लिया जा सके। जो नीतीश कुमार एक तरह से ह्यूमिलिएट हुए थे, उनकी सीटें घटकर 43 हो गई थी, इसलिए मेहनत कर रहा है। और चिराग पासवान के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस विधानसभा चुनाव में पिछली बार उन्होंने एक गलती कर दी थी, अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसके कारण एक सीट पर सिमट गए, भीड़ तो बहुत जुटती थी। उनके साथ जो चैलेंज है कि अब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में हम अपने 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए तो आगे हमारा राजनीतिक कैरियर धूमिल हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं और महागठबंधन बिखरता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये एनडीए के प्रचार अभियान नहीं, बल्कि बूथ लेवल पर जो तैयारी है वो चुनाव को प्रभावित कर रही है। ऐतिहासिक जीत की तरफ एनडीए इस बार बढ़ रहा है। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव के बीच मोकामा के दुलारचंद यादव मर्डर केस ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वारदात की पूरी कहानी ही बदल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की जान गोली से नहीं बल्कि चोटों से हुई है। फेफड़े के फटने और पसलियां टूटने से उनकी जान गई। इस मामले पर अब विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है? क्या चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है, सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं? कोई कानून नहीं है, अपराधी बेलगाम है और सत्ता में बैठे लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा ने भी पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा। बिहार की जनता रोज ये सह रही है, किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वो सुरक्षित है। दुलारचंद हत्याकांड को लेकर विपक्ष इसे मुद्दा क्यों बना रहा है? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे और है नहीं। डेवलपमेंट के प्लान पर वहां तेजस्वी यादव या राहुल गांधी बात नहीं कर सकते नीतीश कुमार से। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए उनकी छवि जैसी है। उसके कारण उन पर अटैक करने के बदले उनको विक्टिम साबित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ जहां पर ये जंगल राज की चर्चा चल रही है, वो बात चल रही है कि देखो भाई, हर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड या फिर चिराग पासवान के नेता हैं, वो बात याद दिला रहे हैं कि देखो कैसी स्थितियां थी जब लालू प्रसाद यादव के परिवार का शासन हुआ करता था और अब स्थितियां कैसी हो गई है। अब इस बात को लेकर इनको लगता है कि कुछ न कुछ हमें क्लू मिलना चाहिए, कोई न कोई आधार मिलना चाहिए जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़ा कर सकें। ये दुलारचंद यादव का मर्डर हुआ, गोली चली, संघर्ष हुआ, क्लैश हुआ, किस बात को लेकर? वहां अनंत सिंह खड़ा है चुनावी मैदान में, उसके ऊपर भी केसेस हैं। आरजेडी के तरफ से वीणा देवी है, वो सूरजभान सिंह की पत्नी, उसके ऊपर भी केसेस है। सूरजभान सिंह जो ब्रज बिहारी प्रसाद, जो कि राजद का मंत्री था, उसके मर्डर केस में आरोपी था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से इसे बरी किया गया। सरेआम ये हॉस्पिटल में जाकर AK-47 से गोलियां चलाई गई थी ब्रज बिहारी प्रसाद के ऊपर, और उसमें ये दुलारचंद यादव, जिसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, राजद के समय भी, उसके बाद ये जदयू के लिए भी काम किया। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए, लेकिन ये सब वर्चस्व के लिए, अपने
दादागिरी गुंडागर्दी को बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें क्लैश हुआ एक जगह पर कार्यकर्ताओं के बीच। जनसुराज की रैली थी, अनंत सिंह की रैली थी। अब इस बीच झगड़ा हुआ, पुलिस वहां पर मुस्तैद थी, लेकिन उसके बाद भी जो झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोली चल गई, उसमें दुलारचंद यादव की मौत हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे चोट से हुई है, पैर में गोली लगी थी। अब ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तब होती जब इसके बाद कार्रवाई नहीं होती। 3-3 एफआईआर हैं। अनंत सिंह के सपोर्टर्स ने भी एफआईआर दर्ज किया है जनसुराज के कैंडिडेट प्रियदर्शी के ऊपर। उसके अलावा पुलिस ने एक एफआईआर अलग से दर्ज किया है जिसमें हकीकत बताई गई है। तीसरा एफआईआर दुलारचंद यादव का पोता ने दर्ज किया है, वो अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी बता रहा है। तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गिरफ्तारी होगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने किसी का नाम लिया, ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा भी हो सकता है। मर्डर किसी और ने किया, गोली किसी और ने चलाई और एफआईआर में दर्ज नाम किसी और का है। तो इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन बताएगा। और ये मोकामा का क्षेत्र, ये फिर बेगूसराय का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र ऐसे माफियाओं से घिरा पड़ा रहा था। नीतीश कुमार ने फिर भी इन लोगों को कंट्रोल किया है, जिसका असर बिहार में अभी भी दिखाई पड़ रहा है। जी सही कहा आपने। और खबरों में अब बात वोट चोरी और एसआईआर पर घमासान की। महाराष्ट्र की सियासत में वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर उबाल है। मुंबई में आज राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, जिसके खिलाफ ये शक्ति प्रदर्शन किया गया। मुंबई पुलिस ने इस विरोध मार्च की इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद विपक्षी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस के साथ कहासुनी भी हुई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे लोकल ट्रेन से अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे। ये मार्च फैशन स्ट्रीट से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय तक गया। वहीं बंगाल में भी एसआईआर को लेकर हंगामा मचा है। सीएम ममता बनर्जी ने ईसी के खिलाफ 4 नवंबर को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। मुंबई में जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है नए आंदोलन का। देखिए, ये आंदोलन चलते रहेंगे क्योंकि ये आंदोलन निगेटिव मानसिकता का है। ये चाहे ममता बनर्जी का आंदोलन हो या फिर उधर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी का हो। शरद पवार इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, इनके समय में बैलेट पेपर से भी चुनाव हुआ, ईवीएम से भी चुनाव हुआ, क्योंकि ये 40-50 सालों का राजनीतिक कैरियर इनका है। क्या ये भी भ्रमित हो चुके हैं, जो कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं, वोट चोरी किया ही नहीं जा सकता अभी की परिस्थितियों में। चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट सुधार करती है, उसमें चुनाव आयोग उन कर्मचारियों को ऊपर निर्भर रहती है जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। और इतने बड़े नेटवर्क में अगर एक मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर आप आरोप लगाते हो तो इसका मतलब है कि आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हो, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त किसी बीएलओ को यह नहीं कह सकता कि इस क्षेत्र में 2000 वोट बढ़ा दो, 500 वोट बढ़ा दो। अगर ऐसा कोई भी एविडेंस आपके पास हो, ये वोटिंग और वोटर लिस्ट की संख्या, इन नाम काटे जाने जोड़े जाने के आधार पर यह साबित नहीं कर सकते कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है, बल्कि यह साबित करने के बाद ही चुनाव आयोग ने एक्शन लेना शुरू किया कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट का अपडेशन जो होता है उसमें कई खामियां हो जाती है। तो ये इन लोगों का पॉलिटिकल स्टंट है। ये आंदोलन करते रहेंगे, प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। ममता बनर्जी आंदोलन करती रहेगी, लेकिन पीछे से काम भी करती रहेगी, क्योंकि वो कर तो रही है। एक तरफ ट्रेनिंग चल रहा है बीएलओ का, तो दूसरे तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो रही है। ये काम करते रहेंगे, लेकिन दिखाएंगे कि हम विरोध कर रहे हैं, तो इन लोगों के विरोध हंगामा आंदोलन का कोई असर नहीं होगा। और जैसे ही बिहार चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ जनता नहीं है। ये भाड़े के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग जो इस बात को समझते हैं वो हमारा साथ कभी भी दे नहीं सकता। जी। और खबरों के आखिर में बात आंध्र प्रदेश में हुई भगदड़ की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की जान चली गई, जिनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज भी चल रहा है। खबरों की माने तो मंदिर में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है
और आज एकादशी की वजह से भारी भीड़ थी। इसी की वजह से रास्ता जाम हो गया। लोगों की धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई और भगदड़ मच गई। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही पीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में जो हादसा हुआ है, बार बार मंदिरों में इस तरह की भगदड़ की खबरें कई बार सामने आई हैं। देखिए, केवल मंदिरों की बात नहीं है, ये भगदड़ किसी भी जगह पर हो सकती है। मंदिरों में भी भगदड़ होती है। कुछ समय पहले थलापति विजय की एक रैली में तमिलनाडु में 40 से ज्यादा लोग मारे गए, भगदड़ हो गई थी। ये जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसका मैनेजमेंट का सिस्टम सही होना चाहिए। दुख की बात है कि इस मंदिर में, वेंकटेश्वर मंदिर में, इतना बड़ा हादसा हो गया। सरकार अभी वहां टीडीपी की है, तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा भी की और साथ ही ये भी कहा कि इसकी जांच होगी। अगर जांच होगी तो सामने आएंगे कि प्रशासन की क्या भूमिका रही थी, मंदिर के प्रशासन की क्या भूमिका रही थी। वहां पर क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इतनी भीड़ लगेगी, तो उसके लिए एग्जिट प्लान बनाया जाए, एंट्री प्लान बनाया जाए, एंट्री के लिए अलग दरवाजे खोले जाएं, रास्ते रखे जाएं और पुलिस की मांग और बढ़ाई जाए। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद उन लोगों को सजा भी मिलेगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी सरकार, सत्ता, प्रशासन बदली है तो उसका असर दिख रहा है कि अभी एक मंदिर में भगदड़ हुई, 10 लोग मारे गए। आज वही सरकारें जो पहले हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें, ये फिर इसको धार्मिक तौर पर देखना शुरू करती थी। विक्टिम, पीड़ित को नहीं देखती थी, बल्कि ये देखती थी कि देखो भाई, ये हिंदू मंदिर में ऐसे भगदड़ हुई है, मौत हुई है, तो इस पर सियासत कर लो, लेकिन इन लोगों को कंपनसेशन न दो। आज एक दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने न केवल दुख जताया, बल्कि उन लोगों को जितनी सहायता दी जा सकती है उतनी सहायता भी दी। यही परिवर्तन दिखाता है कि आज भगदड़ हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, मौत आज भी है और कल भी होंगे, लेकिन उसका परिणाम किस तरफ जाता है यही दिखाता है कि सरकारें किस और किस दिशा में अपना काम कर रही है और देख रही है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।